है ना। तो आज अक्षांश और देशांतर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है, और टॉपिक का नाम आप साथ साथ लिखते चलोगे, ठीक है। अक्षांश और देशांतर। आपसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि अक्षांश और देशांतर में फर्क क्या होता है, इनके यूजेस क्या है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे इनका उपयोग किस तरीके से किया जाता है और किस देश से कौन सी रेखा गुजरती है, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अक्षांश और देशांतर की जब बात करूं तो इसे बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, ठीक है, और इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इन्हें बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखा, और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, साथ के साथ लिखते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, साथ के साथ लिखना, इतना बड़ा कुछ है नहीं इसके अंदर। साथ साथ लिखो, चीजें जल्दी कवर होगी आपकी। ये क्षैतिज रेखाएं होगी, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होगी। अब एक एक चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें अक्षांशों पर। सब हेडिंग डालना आप लोग, अक्षांश। ठीक है जी, अक्षांश। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि अक्षांश रेखा क्या होती है, इनको क्यों बनाई गई, हरी भाषण में। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहला सामने सवाल आता है इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले देखो, अक्षांशीय रेखा काल्पनिक रेखा है। क्या जी, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं अक्षांशीय रेखाओं की, तो यूज ऑफ अक्षांश, यूज ऑफ लैटिट्यूड लाइन। अक्षांशीय रेखाओं का उपयोग, आगे बात सुनो, आपके हिसाब से क्या क्या उपयोग हो सकते हैं अक्षांशीय रेखाओं के, किस लिए काम में आती है बताओ। अक्षांशीय रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया था? काल्पनिक रेखा है तो क्यों निर्माण किया गया था इनका, बताओ। लोकेशन के लिए, और बताओ। तो यूजेस के अंदर लिखोगे आप लोग वायुदाब पेटियों के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर यूज बताऊं आप लोगों को मैं, तो लोकेशन, लोकेशन बताने के लिए। तीसरा अगर यूज देखोगे तो जलवायु, जलवायु का प्रदर्शित करने के लिए ना, तो जलवायु को बताने के लिए, वायुदाब पेटियों को बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है ये कि जो काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है आपकी अक्षांशीय रेखाएं जो है, इनका यूज क्या है। तो यूज इनका क्या होगा, एक तो वायुदाब पेटियां, कि जो वायुदाब पेटियां जो होती है, आप बोल सकते हो बेल्ट जो होती है,
आप एयर प्रेशर बेल्ट जो होती है उनके बारे में, उसके बाद लोकेशन बताने के लिए और जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए इन चीज़ों का इसका यूज किया जाता है, किसका, अक्षांशीय रेखाओं का। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर बात करें इसका और उपयोग, यहाँ तक हो गया भी सभी का, है ना। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा वैसे, ये सारी सारी क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं। आप देखेंगे इस अक्षांशीय रेखाओं में, यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने ना, अगले पेज पे बता देता हूँ आपको मैं, अगली स्लाइड पर। यूज के बाद अपने पास एक चीज और आती है, इनकी संख्या कितनी है। तो इनके अंदर अगर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा की। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, देखो 0 डिग्री कौन सी होगी, आप इसको देखोगे ये सारी की सारी आडी बड़ी रेखाएं है ना, ठीक है ना। तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा की बात करें तो ये आपका यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोल सकते हो आप लोग। आ रही बात समझ में, आ रही ना बात समझ में, इसे क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा। आगे बात समझ में। तो अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज की अगर बात करूं मैं तो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहा जाता है। आ रही बात समझ में। तो आपसे सवाल पूछा था कई बार, भूमध्य रेखा कौन सी अक्षांशीय रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ये काल्पनिक रेखा है जो आपका जो ग्लोब है, ग्लोब पर खींची गई रेखाएं सारी सारी, ग्लोब है उसको 2 भागों में विभाजित करेगी। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर देती है, तो आपकी भूमध्य रेखा या इक्वेटर जो आपका क्या है, जो है ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करता है। इसका दूसरा नाम क्या, इसे इक्वेटर भी कहते हैं या इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे विषुवत रेखा भाई, मैंने बहुत बार क्लास में बताया भी आप लोगों को, विषुवत रेखा इसे क्यों कहते हैं, बताओ। इक्वेटर या विषुवत रेखा इसे क्यों कहा जाता है। देखो सूर्य की किरणों का लंबवत होना क्या कहलाता है, इक्विनॉक्स कहलाता है। सूर्य की किरणों का लंबवत होना क्या कहलाता है, विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। अच्छा, वर्ष में पूरे साल लगभग सूर्य की किरणें कहां लंबवत रहती है, भूमध्य रेखा पर ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, इक्विनॉक्स लाइन, या फिर आप बोलते हैं इक्वेटर लाइन, या इसे बोलते हैं विषुवत रेखीय। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो याद रखना इसे विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरा क्यों कहते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि पूरे वर्ष सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत रहती हैं। पर लगभग लंबवत रहती हैं। आगे बस उसके बाद अगर बात करें अपन इनकी संख्याओं पर, इनके यूजेस पर, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, वहीं पर अगर बात करूं मैं 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा की, या फिर एक बार एक स्टेटमेंट और लिखो, यह यहां लिख दो, यहीं लिख दो, यह है उत्तरी गोलार्ध ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजित करेगी। तो कौन कौन से भाग में, तो आपको याद रखना है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे बात समझ में कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का मतलब समझ रहे हो, बोलो ना आ रहा पीछे,
ये आपका नॉर्थ रीजन हो गया, ये आपका साउथ रीजन हो गया। यहाँ पर नॉर्थ रीजन लिख दो, ये आपका साउथ। आगे बात सुनो, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दो भागों में विभाजित करती है ये, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, वो भी उत्तरी गोलार्ध की। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध की, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन, उत्तरी गोलार्ध की रेखा क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाती है रे, कर्क रेखा कहते हैं इसे। आर्य भाषा से क्या कहेंगे, कर्क रेखा। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बात सुनो, 23.5 डिग्री देशांतरीय रेखा, सॉरी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या कहलाती है आपकी, मकर रेखा। इसे लिख देंगे मकर रेखा। आ रही बात समझ में। इंग्लिश में से क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, लिख दो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किसे कहेंगे, इस देशांतरीय रेखा को क्या कहेंगे अपन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री रेखा को। यहां तक समझ में आ गया, बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गया ना। आगे चलें अपन, अब ऊपर वाला हो गया ना। अब बात करें 66.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। साढ़े 66 डिग्री अक्षांशीय रेखा, वो भी कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। कई बार आपसे सवाल क्या पूछा जाता है, उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखा 66.5 डिग्री, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा 66.5 डिग्री क्या कहलाती है। तो इन सभी को क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्त बोलते हैं, है ना। तो आर्कटिक वर्त के नाम से जानी जाती है। हरी बात सुनो, आर्कटिक वर्त क्या होता है, ये मान के चलो इसके बाद सूर्य की किरणें लंबवत नहीं होती। आगे बात समझ में, सूर्य की किरणें इसके बाद जाना बंद कर देती है, लंबवत होना बंद कर देती है। आगे बात समझ में, मतलब इस लाइन के बाद क्या होगा, आपको मैं ग्लोब में दिखाता हूं। जैसे आप लोग देखोगे, ये अपने इस ग्लोब के अंदर देखोगे, सपोज दैट कि ये आपकी 66.5 डिग्री लाइन है, यहाँ भी 66.5 डिग्री आप बोल सकते इस लाइन को। इसके बाद क्या होगा, सूर्य की किरणें क्या है आपकी लंबवत होना, अगर चलो मान के चलो, अगर ये आपकी कर्क रेखा है तो इसके ऊपर यहां बना लो आपको ये 66.5 डिग्री, यहां मान लो ये आपकी जो 66 डिग्री जो लाइन होगी ना, इसके बाद सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएगी ऊपर वाली साइड में। आगे बात समझ में, अरे नहीं समझ में आई मेरी बात है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर इसको 3D में देखोगे आप लोग, तो यहां तक तो सूर्य किरण लंबवत होती है, यहां तक लंबवत होती है कर्क रेखा की। कर्क रेखा पर आप लोग रहते हो ना, और जून के महीने में सूर्य किरण लंबवत रहती है, गर्मी ज्यादा होती है। इसके बाद ये आर्कटिक क्षेत्र है, इसके बाद बाहर क्या होगा, लाइन सूर्य की जो किरणें हैं इसके बाहर जाना बंद कर देगी। इसके बाद लंबवत होना क्या हो जाएगी, सूर्य किरणें बंद हो जाएगी। आगे बात समझ में, जब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य आएगा, कर्क रेखा पर लंबवत होगी, जून महीना होगा, तब तक यहाँ तक पहुंच पाती सूर्य किरणें, उसके बाद नहीं पहुंच पाएगी, थोड़ी बहुत पहुंचेगी यहाँ पर।
तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसके बाद सूर्य किरणें नहीं पहुंच पाती सीधी सी बात, इसलिए लाइनों को काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है। आगे बात समझ में नहीं, समझ में मेरी बात है? आपने सुना होगा कि टुंड्रा जलवायु प्रदेश है, वहां पर दिन और रात 6 महीने रहते हैं, वो इसी कारण रहते हैं। जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में आती है, सूर्य की किरणें जून के महीने में जब कर्क रेखा पर लंबवत होती है, तभी आपके तापमान ज्यादा, आप लोग कर्क रेखा पर रहते हो ना, तभी आपके तापमान ज्यादा होता है। उसके बाद आप देखोगे ऊपर वाले हिस्से में जब पहुंचोगे आप, तो यहां तक सूर्य किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में आएगा तब तक तो यहां तक पहुंच पाएगी सूर्य किरणें। मेरा कहने का मतलब क्या है, 6 महीने का मतलब क्या समझ रहे हो? अगर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें आ रही है तो इसका मतलब दक्षिण गोलार्ध में नहीं आ रही। समझ में आ रही है कहानी? और अगर दक्षिणी गोलार्ध में आ गया तो इसका मतलब आपके दिसंबर जनवरी के महीने में यहां पर सूर्य किरणें नहीं है, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है यहां इसके बाद सूर्य किरणें पहुंचना मतलब बहुत हार्ड काम हो जाता है, तो इसके लिए ये आर्कटिक लाइन खींची गई है, इसके बाद सूर्य किरणें लंबवत नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना? तो ये 66.5 डिग्री आपकी आर्कटिक लाइन है जो आपका इसके लिए यूज होता है, ठीक है? यहां तक कोई किंतु परंतु। अब अक्षांशों की संख्या की बात करें अपन, किसकी? अक्षांशों की। तो अक्षांशीय जो रेखाएं होती है ना, ये अपने आप में पूरा वर्त होता है, इसे बोल सकते हो अक्षांशीय रेखा। पूर्ण वर्त होती है। पूर्ण वर्त का मतलब समझते हो? नहीं समझते रहे पूर्ण वर्त का मतलब? ये आपको सामने दिखाई दे रही है, इसकी बैक साइड में लाइन नहीं होगी क्या, है ना? तो ये क्या हो गया अपने आप में पूर्ण वर्त हो गया, कंप्लीट सर्कल हो गया ना। तो सीधी सी बात, तो अक्षांश रेखा तो कंप्लीट सर्कल होगी, लेकिन देशांतर रेखा कंप्लीट सर्कल नहीं होगी, आगे आपको तो पता चलेगा, ठीक है ना? तो क्या लिखो, अक्षांश रेखा पूर्ण वर्त होती है। उसके बाद इसमें क्या लिखोगे, अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो टोटल संख्या आप देखो 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, नीचे की ओर आएंगे आप लोग, जैसे मैं यहीं पर आपको ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका जैसे वर्त है, तो आप देखें ना ऐसे रेखाएं हैं सारी सारी, ये पूरी पूरी पूर्ण वर्त सारी सारी रेखाएं। जो आपकी 0 डिग्री रेखाएं होगी ना, अक्षांशीय रेखा होगी, लैटिट्यूड लाइन, जैसे मान के चलो ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, तो इसके नीचे आओगे तो आपको 90 लाइनें होंगी आपकी, ऊपर आओगे तो भी कितनी होगी, 90 होगी ना। आगे बात समझ में? नीचे आओगे तो भी 90, ऊपर आओगे तो भी 90, और एक इस बिंदु को भी काउंट किया जाता है यहां पर, और एक ये बिंदु भी काउंट किया जाता है। आगे बात समझ में? 90 तो आपने ये देख ली, 90 कितने हो गए, 180। 0 डिग्री को हमने काउंट किया नहीं अभी, तो 0 डिग्री को और काउंट कर लो, तो 90 तो आपके हो गए 90 प्लस में 90 प्लस 0, 90 प्लस 90 प्लस कितना हो गया 0, तो कितनी रेखाएं होगी? अरे 0 डिग्री अक्षांश से रेखा को एक काउंट करना है अपने को साथ में, तो 181 होगी ना टोटल। अब मैंने आप लोगों को बताया 2 बिंदु है ये ऊपर वाली, इनको काउंट नहीं करना। आपसे पूछ ले काल्पनिक रेखा कितनी है, काल्पनिक रेखा कितनी है, तो रेखा कितनी होगी, दोनों को माइनस कर दो इससे, 179। तो लिख सकते हो टोटल काल्पनिक रेखा 179 हो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मेरे कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाले 2 बिंदु है इनको माइनस करना है, इनको काउंट नहीं करना। ये रेखा में तो नहीं आते, लेकिन हमने गिना जरूर है इनको साथ में 90 के अंदर। आ रही बात समझ में? इनको गिना जरूर है, क्योंकि सर्कल बनाएंगे पूरा ऊपर वाला, ऐसे सर्कल होगा ना, ऐसे पूरा ऊपर वाला सर्कल होगा, तो उसको काउंट नहीं करेंगे अपन। नीचे वाला जो बिंदु उसको भी काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दो। और टोटल रेखाएं कितनी, 180 थी, है ना, 181 थी, ठीक है, 0 डिग्री के समेत अपन बोल दें। तो उसके बाद क्या हो गया, तो ऊपर वाले दोनों ये माइनस कर दो, ऊपर वाले, उसके बाद बचा कितना अपने पास 179। जिससे मान के चलो ये ग्लोब है, ये क्या आपका ग्लोब है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये पीक पॉइंट और ये पीक पॉइंट, इनको हमने 90 के अंदर काउंट किया है।
ये 90 के अंदर हमने क्या किया, इनको काउंट किया है, तो टोटल कितनी होगी 180। अब 0 डिग्री साथ में हमने बीच में रखी है ना, क्योंकि 0 के बाद ही तो 1 स्टार्ट होता है। हमने 1 के बाद बोला है 90 लाइन ऊपर है, 90 अक्षांश रेखाएं, 90 क्या होगी नीचे होगी, है ना। 0 तो साथ में काउंट करना, ये भी तो अक्षांश रेखा ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो टोटल कितनी होगी 180। अब अपने इस दोनों बिंदुओं को माइनस कर दो, अपने को काल्पनिक रेखा पूछी जाए तो इन दोनों बिंदुओं क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितने बच गया 179 हो गया। आगे बात समझ में, तो इसीलिए कितनी है टोटल अक्षांशीय रेखा, काल्पनिक रेखाएं पूछे तो 79 और टोटल अक्षांश पूछे जाए तो कितने आपके 181, याद रखना। यहां तक समझ में आ रहा है, बुझ रहा है यहां तक है, बस फिर ठीक है, तो आपका मतलब समझ में आ गया। अब इसके बाद कुछ चीजें और करते हैं अपन, और क्या करेंगे, ये आपने लिख लिया ना सभी, पूरा पूरा लिख लिया, इरेज कर दूं इसको मैं, अब देखो इसको, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, सवाल क्या पूछा जाए आपसे, ये पूछा जाए अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो याद रखना 1 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, 1 डिग्री जैसे अक्षांश रेखा होती है, 0 से अगर 1 की तरफ जाएंगे, 1 से अगर 2 की तरफ जाएंगे, तो इनके जो गैप है बीच का, जो इनके बीच का गैप है कितना होगा 111 किलोमीटर होगा। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर होती है, और ये सारी सारी क्या समांतर रेखाएं हैं, कम ज्यादा नहीं है, तो ये क्या सारी सारी समांतर रेखाएं हैं, यह सभी समांतर रेखा पैरेलल है। तो जहां भी जाओगे आप वहां सभी जगह आपको क्या मिलेगा 111 डिग्री ही, 111 किलोमीटर का ही गैप मिलेगा। अगर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाओगे, मान के चलो आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर हो, 0 डिग्री से आपको जाना है 1 डिग्री तक, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आप लोग अगर 1 डिग्री अक्षांश रेखा तक जा रहे हो, तो जो दूरी तय करोगे कितनी करोगे आप 111 किलोमीटर की दूरी तय करोगे। आगे बात समझ में, तो ये सवाल पूछा जाता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी 111 किलोमीटर। यहां तक कोई किंतु परंतु, कोई किंतु परंतु नहीं, समझ में आ रहा है मेरी बात, यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आपको पता लगे ना यूज क्या इसका, एक तो समय, सॉरी आपका लोकेशन बताने के लिए, और प्रेशर बेल्ट और जलवायु, इन तीनों चीजों के लिए इसका यूज होता है। आगे वाले अक्षांशों का, जैसे मैं आपको बोल दूं कि कर्क रेखा पर भारत स्थित है, तो इसका मतलब लोकेशन होगी ना भारत की, कहां की कर्क रेखा पर। मैं आपको बोल दूं कि मैं कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चलना स्टार्ट किया, या मैं बोल दूं कर्क रेखा से मैं चाइना गया, तो सीधी सी बात चाइना की रेखा दिखोगे आप कौन सी है, तो आपको पता चले कौन सी अक्षांश रेखा घूम रहा हूं मैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर आप 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा से आप ऊपर जा रहे हो, तो इसका मतलब एक अक्षांश अगर क्रॉस पूरा कर जाओगे, तो आपका मतलब क्या हो गया, आपने 111 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हो। आगे बात समझ में, जब भी आपको लगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर 111 किलोमीटर चल जाओ, तो इसका मतलब आपने अक्षांशों की कोई ना कोई अक्षांश चेंज कर दिया आप लोगों ने। आगे बात समझ में ना, तो चलते हैं आगे, चलते हैं अब देशांतरों पर। ये तो थे अक्षांश, अब आ जाओ देशांतर। अरे पहले किए नहीं थे क्या, ऐसे किए थे ना, दूरी पड़ी थी आप लोगों ने या नहीं पड़ी। अगला तो देशांतर, या समझ नहीं आया था उस टाइम इतना। अब आते हैं देशांतरीय रेखाएं। अब देशांतरों को कैसे समझोगे आप लोग। देशांतरीय रेखा क्या होती है, लंबवत रेखा होती है, ये क्या आपकी लंबवत रेखा है, ठीक है ना। ये सारी सारी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल लाइनें हैं, लंबवत रेखा है। लेकिन ये क्या है आपके पूर्णवर्त ना होकर ये क्या आपके अर्धवर्त है।
तो आपसे सवाल रहेगा कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो पूर्णवर्त है या अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त है। आगे बात सुनना, जबकि अक्षांश रेखा आपने क्या देखी थी, पूर्णवर्त देखी थी। देखो इस साइड में देखो तो आपको अर्धवर्त दिखाई दे रहा है, इस साइड में देखो तो भी अर्धवर्त है, इसके पीछे वाली साइड में आपको दिखाई देगा अलग, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, ये क्या आपकी अर्धवर्त रेखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे इनका यूज क्या है, यूज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन का, तो यूज क्या होगा बताओ, देशांतरीय रेखाओं का उपयोग बताओ, समय को बताने के लिए। आप बोल सकते हो क्या, समय को बताने के लिए। आगे बात सुना, तो समय को बताने के लिए इनका यूज किया जाता है, किसका, देशांतरों का। आगे बात सुन में, और अगर आपसे यूज पूछ इसका और कोई काम, आप देखेंगे समय की जब बात आती है तो आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, मानक समय रेखा कौन सी होगी आपकी, तो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा आपकी क्या होगी, मानक समय रेखा के रूप में, ठीक है ना। मानक रेखा के रूप में जाना जाता है देशांतरीय रेखा, तो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा होगी, वो आपकी मानक रेखा के रूप में जाना जाता है। और ये कहां से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना 0 डिग्री देशांतरीय रेखा ग्रीनविच लाइन के रूप में जाना जाता है। आगे बात सुनना, तो आपसे सवाल रहेगा ग्रीनविच लाइन कौन सी, तो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा आपकी क्या है, ग्रीनविच लाइन है। वहीं पर आप देखोगे आपकी 180 डिग्री देशांतरीय रेखा, 180 डिग्री देशांतरीय रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या डेटेड लाइन कौन सी होगी आपकी, तो 180 डिग्री देशांतरीय रेखा आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके द्वारा टाइम जो आपका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आपका देखेंगे तो इसके आधार पर आपका टाइम चेंज होता दिखाई देगा आपको। आ रही बात समझ में। इसके बाद कैसे दिखाई देता है आपको बताऊं, ये बेरिंग जल संधि का नाम सुना है, तो उसी बेरिंग जल संधि से गुजरती है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, रशिया के बिल्कुल पूर्वी भाग में हो गया और यूएसए के बिल्कुल पश्चिमी भाग में, आप बोल सकते अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में हो गया ना ये, तो उन दोनों के बीच में लाइन बनी हुई है, तो आप इसे बोल सकते हो यह है बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। ये सवाल पूछा गया है आपके टेस्ट में भी, मैंने डाला था, याद आ रहा है, टेस्ट में डाला था मैंने आप लोगों के कि बेरिंग जल संधि से कौन सी रेखा गुजरती है, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है आपकी तिथि रेखा जो है वो किस जल संधि से गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से। अब बेरिंग जल संधि किसको किससे अलग करती है, आपको मैंने मैप में बताया भी है, बताओ बेरिंग जल संधि किस महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती है। अलास्का के पास नहीं देखा था आप लोगों ने, तो किसको किससे अलग करेगी फिर, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है ना, तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। यहां तक हो गया भाई। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप दो देशांतरों के बीच की दूरी देखना चाहो, दो देशांतरों के बीच की दूरी, तो आपको याद रखना भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है, बाकी क्या होती जाएगी, चपटी हो रही है ना ऊपर की ओर जाएगी, तो ऊपर की ओर जैसे जैसे जाती जाएगी क्या होगा, इनके बीच में दूरियां कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कहां पर होगी, भूमध्य रेखा पर, कितनी होगी 111.25 किलोमीटर, याद रखना है। तो याद रखना
दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। आपसे सवाल पूछा था कितनी होती है, याद रखना 111.25 किलोमीटर। आगे बात समझ में, तो 111.25 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा, आप देखेंगे जैसे आप देशांतरीय रेखाओं की चर्चा करेंगे इस प्रकार से, आप देखेंगे जब एक देशांतर को दूसरे देशांतर में जाओगे आप लोग, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाओ, मान के चलो यहां पर हो आप और यहां से आपको यहां आना है, यहां से आपको यहां आए हो, तो टाइम में डिफरेंस आ जाएगा आपके। दो देशांतरों की बीच की दूरी करते ही आपको 1 डिग्री, आप बोल सकते हो 1 डिग्री देशांतर का चेंज आती है, आपको 4 मिनट का गैप आ जाएगा। किस तरीके से, सूर्य उदय अगर मान के चलो 6 बजे हो रहा है इस लाइन पर, ठीक है, तो जैसे ही आप अगली लाइन पर आओगे तो आपका जो सूर्य उदय होगा 6:04 पर होगा। मेरी बात समझ रहे हो? सुना है ना कि विदेशों में रात को, मतलब कि जो अपने दिन होता है उनकी रात होती है, टाइम का डिफरेंस मिलता है, सुना है ना ये चीजें? तो वे कैसे होती है, वो इसी कारण होती है। आप देखोगे आपका जो टाइम, जो पूर्वी भाग का जो टाइम होगा वो आगे रहेगा किसके कंपैरेटिवली, पश्चिमी भाग के। सूर्य उदय पश्चिम से होता है या पूर्व से होता है? पूर्व से होता है ना, तो पूर्व से होता है तो सबसे पहले कहां पर सूर्य उदय होगा, पूर्वी साइड में, और आप लोग कहां पर आते हो, पूर्वी भाग में आएंगे, तो आपका जो टाइम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा। किसके कंपैरिजन में, इंग्लैंड के कंपैरिजन में। आ रही बात समझ में? तो यहां से जैसे जैसे आगे आओगे आपका टाइम में डिफरेंस आता जाएगा। तो एक देशांतर की दूरी तय करने के बाद समय में 4 मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है। तो सवाल रहता है कि कितने मिनट का डिफरेंस आता है, तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है आपका। आगे बात समझ में? अब किस प्रकार आएगा आपको बताओ मैं इस चीज को, एक इस पर न्यूमेरिकल आते हैं कई बार। जैसे मान के चलो आपसे बोल दे कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा, जो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, और यहां पर एक स्थान का नाम है किबुत। क्या नाम है? किबुत, जो भारत का सबसे पूर्वी स्थान है, किबुत, ठीक है ना। तो क्या नाम लिखोगे, किबुत। किबुत में सूर्य उदय का टाइम जो है, सूर्य उदय का टाइम जो है 4 AM है। आगे बात समझ में, 4 AM है। आपसे बोल दिया जाए गुजरात में गौरमाता, गौरमाता क्या हो गया, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। आगे बात समझ में, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया, गुजरात का गौरमाता गांव। तो गौरमाता में सूर्य उदय कब होगा, ठीक है। रैंडमली मैं आपको बताता हूं, छोटा सा अगर एक आंकड़ा लें अपन, कि मान के चलो आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, सपोज एक्चुअल में मत पढ़ो, एक सिर्फ कल्पना करनी है। मान के चलो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आपके 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, सपोज दैट के कितने पर है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा पर है नहीं एक्चुअल में, लेकिन आपको सिर्फ एक मानना, एक बार कल्पना करनी है, 8 डिग्री पर है। और गुजरात जो आपका कितने डिग्री पर है, तो गुजरात आपका जी 12 डिग्री पर है,
कितना हो गया 12 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर है। आगे बात समझ में, ये 8 पर है, ये आपका 12 डिग्री देशांतरीय रेखा पर हो गया। 8 डिग्री देशांतरीय रेखा तो आपका अरुणाचल प्रदेश और 12 पर कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। तो कितना गैप आ गया दोनों के बीच में देशांतरों का, 4 का। और एक देशांतर क्रॉस करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट। तो कितने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, 16। तो सूर्य उदय गुजरात में कितने बजे होगा गौरमाता में, 4:16 पर। मेरी बात समझ में आ गई ना, मेरी बात, मेरे कहने का मतलब क्या है। तो जो टाइम का डिफरेंस आता है वो इस प्रकार आता है कि एक देशांतर जैसे ही क्रॉस करे तो आपको 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसीलिए तो अरुणाचल प्रदेश वाले जो लोग हैं वो अपना अलग टाइम जोन मांगते हैं भारत से, कि भारत से बोलते हैं कि मैं थोड़ा अलग टाइम जोन दो, क्योंकि आपके सुबह होती है तब नॉर्थ इंडिया में, जब तक आपकी सुबह होती है इतने तुम्हारी दोपहर हो जाती है। जो 2-3 घंटे का जो टाइम है उसकी वजह से क्या होता है, दोपहर 9 बजे का टाइम ऑफिस खुलने का गवर्नमेंट, है ना, तो तब तक हमारी दोपहर हो जाती है जी, फिर हमें रात तक काम करना पड़ता है। तो अलग से टाइम जोन दे दो ना हमें, क्या है। अब भारत की समय मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, याद रखना। भारत की समय मानक रेखा लिख दो, भारत की समय मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा। आगे बात सुन में, तो 82.5 डिग्री देशांतर इलाहाबाद से गुजरती है। आप बोल सकते हो आज के इलाहाबाद किसे क्या कहते हैं, प्रयागराज, प्रयागराज से गुजरती है ये। सवाल पूछा था ये भी। तो भारत की कौन सी होगी समय मानक रेखा, कि इससे टाइम जोन निर्धारित होता है। भारत का जो टाइम जोन निर्धारित होता है, टाइम का जो डिफरेंस और टाइम निर्धारित किया जाता है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है। आगे बात समझ में, नहीं भूलोगे। आगे बात समझ में, क्यों डिफरेंस आता है टाइम का, क्यों सूर्य उदय और इसमें दिन और रात का डिफरेंस रहता है लोगों के बीच में, है ना, कंट्रियों के बीच में, विदेशों में क्यों रहता है, यही रीजन रहता है। यहाँ तक कोई किंतु परंतु, ठीक है। बाकी कम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हो गया ना, ठीक है।